हेलो स्टूडेंट्स, मैं शंभू प्रसाद जायसवाल आप सभी का एसआई क्लासेस डुमरियागंज में स्वागत करता हूं। आज क्लास 12th फर्स्ट लेसन के इस पार्ट में आपको हम जानकारी देंगे परावैद्युत पदार्थ के बारे में और साथ ही साथ कूलाम के नियम के बारे में। तो आइए हम चर्चा करते हैं परावैद्युत पदार्थ के बारे में। तो सबसे पहले तो इसका कई नाम है, ये कंफर्म कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है परावैद्युत पदार्थ। ये परावैद्युत पदार्थ आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन अगर कुचालक पदार्थ या अचालक पदार्थ की बात किया जाए तो ये आप पहले से सुन रखे हैं और इसी को हम यहाँ परावैद्युत पदार्थ के रूप में स्टडी करेंगे। तो परावैद्युत पदार्थ को हम कुचालक पदार्थ भी कहते हैं या फिर अचालक पदार्थ भी कहते हैं। साथ ही साथ इसको विद्युत रोधी पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। अब रही बात, इसको परावैद्युत पदार्थ या अचालक कुचालक विद्युत रोधी पदार्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होता है। जैसा कि चालक पदार्थों के बारे में आप लोग जानते हैं कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा बड़ी ही आसानी के साथ फ्लो हो जाता है, लेकिन परावैद्युत पदार्थ वो पदार्थ होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है और इसकी मेन वजह होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ना होना। तो जितने भी परावैद्युत पदार्थ या कुचालक पदार्थ होते हैं उसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिख दिया है ए पॉइंट करके कि ऐसे पदार्थ जिसमें करंट नहीं फ्लो होते हैं। और क्यों नहीं फ्लो होते हैं? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं या उपस्थित नहीं होते हैं। दूसरा रीजन हम समझेंगे कि अगर विद्युत धारा चालक तार में, जैसे कि किसी चालक तार में कम प्रवाहित होती है, किसी चालक तार में अधिक प्रवाहित होती है, तो उसकी वजह भी क्या होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सबसे अधिक होती है उसमें विद्युत धारा सबसे अधिक प्रवाहित होती है। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है उसमें विद्युत धारा कम प्रवाहित होती है। तो दूसरा पॉइंट मैं इसी से लिया हूँ कि प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। किसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है? परावैद्युत या कुचालक पदार्थ की। परावैद्युत या आप लोग नाम सुने होंगे प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट या बाधा उत्पन्न करता है उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। तो अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होती है, अर्थात इसका जो प्रतिरोधक क्षमता होगा बहुत ही अधिक होगा और वह धारा के मार्ग में अधिक से अधिक अवरोध उत्पन्न करेगा, इसलिए धारा नहीं प्रवाहित हो पाएगी। तो सेकंड पॉइंट में मैंने लिख दिया है कि ये जो परावैद्युत पदार्थ होता है इसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही अधिक होती है। तो अगर प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है तो कहने का मतलब इसकी चालकता जो होगी वो बहुत ही कम होगी या लगभग कह सकते हैं ना के बराबर होगी। तो तीसरे पॉइंट में मैंने लिख दिया है कि जो परावैद्युत पदार्थ होता है इसकी चालकता ना के बराबर होती है। तो इन तीन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे कि परावैद्युत पदार्थ, कुचालक पदार्थ, अचालक पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थ ये सभी एक ही नाम है। इसके प्रॉपर्टी को याद रखेंगे कि इन पदार्थों में विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है जिसके कारण इसका जो चालकता है वो लगभग ना के बराबर होता है। और फॉर एग्जांपल के तौर पर आपको कई एग्जांपल्स याद होंगे, लेकिन कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। कई सारा एग्जांपल दिया गया है, इन सभी एग्जांपल्स को आप याद रखेंगे। जैसे कि आप रबर जानते हैं, मोम हो गया, कांच हो गया और रुई हो गया, कागज़ हो गया, सूखी लकड़ी हो गया, चीनी मिट्टी हो गया, बाइकेलाइट हो गया, अभ्रक जिसे माइका कहते हैं। तो ये कई सारे एग्जांपल्स हैं। इन सब एग्जांपल्स को मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। कांच हो गया, मार्बल है, रबर है, अभ्रक, ऑयल भी जो है परावैद्युत पदार्थ की ही श्रेणी में आता है। पीवीसी इसका आप पॉलीविनाइल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। मोम हो गया, चीनी मिट्टी, कागज़, बैकेलाइट, एस्बेस्टस भी है, बिटुमिन भी है, माइका नाइट भी है, रुई, रेशम, सूखी लकड़ी, ये सभी एग्जाम्पल्स जो हैं वो परावैद्युत पदार्थ के हैं। तो आपको लिखने में या नोट्स बनाने में आसानी हो इसलिए आपको सीरियल वाइज ये लिख दिया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स में जो है आप इसको अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। चलिए अब हम
कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। कूलाम का नियम होता क्या है? जैसा कि आप लोगों को आवेश से संबंधित जितने भी पॉइंट्स थे सब पॉइंट्स को बता दिया गया है, तो आवेश से संबंधित ही कूलाम का नियम है। कूलाम एक साइंटिस्ट हैं जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं या फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने सन 1785 में ये कहा कि अगर दो आवेश लिए जाएं, बिंदु आवेश अगर लिए जाएं, दो आवेश Q1 Q2 नाम दे दिया जाए, दोनों की प्रकृति समान भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। कहने का मतलब दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों निगेटिव भी हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव एक निगेटिव भी हो सकता है। आवेशों की प्रकृति एक समान भी हो सकता है और भिन्न भिन्न भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आवेशों की प्रकृति के अनुसार ही इन आवेशों के बीच वैद्युत बल लगेगा। आपको ये बताया गया है कि जो वैद्युत बल होता है ये किसके बीच कार्य करता है? ये आवेशों के बीच कार्य करता है। आवेशों के बीच कार्य करता है कौन? ये वैद्युत बल। तो ये जो वैद्युत बल होता है ये इसको भी दो श्रेणी में डिवाइड किया गया है। पहला है आकर्षण बल और दूसरा है प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल कहने का मतलब आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है उसको हम वैद्युत बल के नाम से जानते हैं। यह वैद्युत बल अपनी आवेशों की प्रकृति के अनुसार आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। ये वैद्युत बल आकर्षण कब होगा? जब पहला आवेश और दूसरा आवेश ये जो दोनों दिए गए हैं ये दोनों भिन्न भिन्न प्रकृति के होंगे, अर्थात एक प्लस है तो दूसरा क्या होगा? माइनस होगा, या फिर कह सकते हैं पहला माइनस है तो दूसरा क्या होगा? प्लस होगा। यानी कि आवेश की प्रकृति जब अलग अलग होगी तो उनके बीच जो वैद्युत बल कार्य करेगा वो आकर्षण बल होगा। ठीक इसी तरीके से ये वैद्युत बल कब प्रतिकर्षण बल होगा? जब आवेशों की प्रकृति एक समान होगी। कहने का मतलब ये दोनों आवेश या तो माइनस में होंगे या फिर ये दोनों आवेश किस में होंगे? प्लस में होंगे। तो ये रही बात आवेशों के बीच लगने वाले बल की। इसी आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में ही कूलाम ने ये कहा कि आवेशों के बीच जो वैद्युत बल लगता है इसी वैद्युत बल के संबंध में एक नियम दे दिया, और उसी नियम को हम किस नाम से जानते हैं? कूलाम के नियम के नाम से जानते हैं। अब ये कूलाम ने जो है इस नियम को कैसे डिफाइन किया इस बात पर चर्चा करेंगे। अब जैसे कि इनके अनुसार दो आवेश ले लिए जाएं, पहले आवेश को Q1 मान लिया जाए, दूसरे आवेश को Q2 मान लिया जाए। यहाँ पर एक फार्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं कि कूलाम ने किस तरीके से एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट के अनुसार एक फार्मूला डिराइव किया। तो यहाँ पर हम आवेशों की प्रकृति प्लस या माइनस से इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी आप आवेश मान सकते हैं। क्वेश्चन लगाते समय प्लस प्लस में भी दिया जा सकता है, माइनस माइनस में भी दिया जा सकता है, प्लस माइनस या माइनस प्लस के रूप में दिया जा सकता है, लेकिन जनरली हमें यहाँ एक फार्मूला प्राप्त करना है, इसलिए हम इसको केवल Q1 और Q2 से मान ले रहे हैं। और इन्हीं आवेशों की प्रकृति के अनुसार ही ये वैद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा। तो ये जो आवेश हैं Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। मान लिया जा रहा है कि जो Q1 Q2 हैं ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं? r दूरी पर स्थित हैं। एक बात और भी आप जानिएगा, यहाँ पर जो भी हम स्टडी कर रहे हैं वो आवेश के बारे में तो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आवेश वास्तव में दो तरह का होता है। एक स्थिर आवेश होता है और एक जो है गतिमान आवेश होता है। एक है गतिमान आवेश। तो जो पहला लेसन है वो किससे संबंधित है? स्थिर वैद्युतीकरण से संबंधित है। तो यहाँ पर जो भी हम स्टडी करेंगे वो स्थिर आवेश से संबंधित सारी बातों का स्टडी करेंगे। और जो स्थिर आवेश होता है ये अपने चारों तरफ केवल और केवल विद्युत बल उत्पन्न करता है, जो कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होगा। लेकिन
क्यों ये विद्युत बल उत्पन्न करता है? क्योंकि जो स्थिर आवेश होता है, स्थिर आवेश के चारों ओर जो क्षेत्र होता है वो केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र होता है। लेकिन ये जो गतिमान आवेश होता है, इस गतिमान आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। कहने का मतलब गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, लेकिन जो स्थिर आवेश होता है वो अपने चारों तरफ केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर जो भी हम स्टडी कर रहे हैं वो किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? स्थिर आवेश के बारे में स्टडी कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि कूलाम ने क्या बताया कि ये जो Q1 और Q2 दो आवेश लिए गए हैं, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो r दूरी पर स्थित होने के कारण इन दोनों आवेशों के बीच जो वैद्युत बल लगता है, अगर उस वैद्युत बल को हम F से डिनोट कर दें, F E से भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या केवल और केवल F से ही अगर लिखा जाए, तो इस वैद्युत बल का मान किन किन बातों पर निर्भर करेगा? तो F का मान जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि सीधा सीधा समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा? ये तो दोनों आवेश दिए गए हैं Q1 और Q2, इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होगा। ये इनका पहला स्टेटमेंट हुआ और पहले स्टेटमेंट से आपको क्या मिला? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। अगर देखा जाए दूसरा स्टेटमेंट भी इन्होंने इसमें दिया, क्या कहा कि ये जो वैद्युत बल है आवेशों के बीच, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के अगर स्क्वायर किया जाए तो स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात जो वैद्युत बल होगा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये है इनका दूसरा स्टेटमेंट। यहाँ पर एक बात और भी समझिएगा, अगर कहीं पर भी व्युत्क्रम की बात की जाती है तो व्युत्क्रम का मतलब होता है एक बटे वो संख्या आप लिख देंगे। अब जैसे कहा जाए कि x का व्युत्क्रम क्या होगा, तो x का व्युत्क्रम आप क्या लिखेंगे? 1/x। अगर कहा जाए x स्क्वायर का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे? x स्क्वायर का व्युत्क्रम 1/x स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको क्यों समझाया जा रहा है? क्योंकि आप यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या कहा जा रहा है कि जो वैद्युत बल है आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग, तो दूरी का वर्ग, दूरी कितना है? r है, तो दूरी का वर्ग कितना हो जाएगा? r स्क्वायर। इसके क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हो गया? 1/r स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर F, अब ये चिन्ह जो है ये समानुपाती का ही चिन्ह रहेगा, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो राशि दी जाती है, जो भी भौतिक राशि है या जो भी संख्या है, उस संख्या का व्युत्क्रम होता है, ना कि चिन्ह का व्युत्क्रम होता है। अब आप इसको अगर इस तरीके से समझेंगे कि ये F व्युत्क्रमानुपाती हो गया r स्क्वायर, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी मत समझेंगे। व्युत्क्रम किसका होगा? इस दूरी का जो मान दिया गया है, कहने का मतलब दूरी के वर्ग, तो दूरी कितना है? r, इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो गया? r स्क्वायर। इसके क्या? व्युत्क्रमानुपाती। तो किसका व्युत्क्रम? r स्क्वायर का व्युत्क्रम। तो r स्क्वायर का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/r स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको क्या मिला? F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। अब देखो इसको पढ़ने का भी दो तरीका है। कैसे आप इसको पढ़ सकते हैं? आप इसको ऐसे कह सकते हैं, F समानुपाती 1/r स्क्वायर, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, F व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। जब आपने व्युत्क्रमानुपाती कह दिया तो कहने मतलब व्युत्क्रम आपने कहा किसका? r स्क्वायर का, तो आप इसको कह सकते हैं F व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर या F समानुपाती 1/r स्क्वायर। तो ये आपके पास दो स्टेटमेंट हैं जो कि किसने दिया? कूलाम ने। कूलाम ने कहा कि आवेशों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, और क्या कहा? यही जो वैद्युत बल है आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साथ ही साथ कूलाम ने ये भी कहा कि जो F है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? ये जो आवेश हैं इन दोनों के बीच का जो माध्यम है उस माध्यम के परावैद्युतांक,
परावैद्युतांक का मतलब अगर बीच में जो माध्यम लिया गया है अगर वो कोई परावैद्युत पदार्थ हो। अभी मैंने आपको परावैद्युत पदार्थ के बारे में बताया। अब ये परावैद्युतांक क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, ये कहाँ से आएगा, इसका मात्रक क्या होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कूलाम के नियम के बाद। अभी आप यहाँ समझेंगे कि अगर इन दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम है और उस माध्यम का परावैद्युतांक, जो परावैद्युतांक है उसको के से लिखा जाता है। स्मॉल के से भी लिख सकते हैं आप, कैपिटल के से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्मॉल के से लिख रहा हूँ। तो ये F समानुपाती 1/K या F व्युत्क्रमानुपाती K कह सकते हैं, जहाँ पर K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। और कौन सा माध्यम होगा, इन दोनों आवेशों के बीच का माध्यम होगा। अब माध्यम के रूप में वायु भी हो सकता है, या आवेशों के बीच निर्वात भी हो सकता है, या आवेशों के बीच में कोई भी परावैद्युत पदार्थ रखा जा सकता है। कागज रख सकते हैं, मोम रख सकते हैं, और रुई भी रख सकते हैं। मतलब जितने भी आपको परावैद्युत पदार्थ के बारे में बताया गया है, कोई भी परावैद्युत पदार्थ यानी कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो है इसमें रखा जा सकता है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 3 स्टेटमेंट जो बताए गए, इन तीनों स्टेटमेंट को अगर एक साथ लिखा जाए तो एक साथ लिखने पर हमें क्या मिलेगा, F समानुपाती का निशान लगा दीजिए। जो मान अंश के रूप में उसको अंश के रूप में लिख दीजिए, जो हर के रूप में उसको हर के रूप में लिख दीजिए। समानुपाती का निशान लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 हो जाएगा। अब देखिए अंश में 1 है, Q1 Q2 है, 1 है, सब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, Q1 Q2। अब हर वाला पोर्शन आप देख लीजिए, इसमें भी हर का पोर्शन कितना है, 1। यहाँ पर कितना R², यहाँ पर कितना है K, सभी का गुणा करेंगे बटे 1 है तो 1 R² और K का गुणा करेंगे, कितना मान आएगा, KR² आएगा। यानी कि इन तीनों स्टेटमेंट से आपको क्या मिला, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान KR²। अब इस प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद में देखो आपको क्या मिलेगा, F बराबर, या प्रोपोर्शनल जब हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट को हम डायरेक्टली एक ही अक्षर से लिख सकते हैं। फिर उसका बाद में मान रखेंगे तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू ही रख दे रहा हूँ। इसका मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ये जब प्रोपोर्शनल हटता है तो प्रोपोर्शनल के हटने पर क्या मान आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। अभी आगे मैं इसके बारे में लिख दे रहा हूँ। तो ये मान कितना होगा, Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा, R²। K भी है तो K को भी साथ में लिख देंगे। और बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन। तो इस तरीके से आपको क्या मान मिलता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान KR²। या इसी को एक साथ अगर लिखना चाहो तो एक साथ करके भी लिख सकते हैं, या ऐसे ही रहने दीजिए। बुक्स में जो है आपको एक साथ में इस तरीके से करके हुए मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R²। इस रूप में भी आप लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अब यहाँ से जो मान आपको बताया गया उसके बारे में आप लिख देंगे। यहाँ से जो बताया गया है कि ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ से ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको क्या कहा जाता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता, ये चीज़ आप याद रखोगे। एप्सिलॉन नॉट इसको क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। और जो K है, इस K को क्या कहेंगे, माध्यम का परावैद्युतांक। कौन सा माध्यम, जो Q1 और Q2 के बीच रखा गया है। कोई भी माध्यम हो, निर्वात, वायु या परावैद्युत पदार्थ, जैसा कि अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया गया। अब यहाँ से Q को क्या कहेंगे, K को क्या कहेंगे, माध्यम का परावैद्युतांक। परावैद्युतांक। अभी देखिए हम चर्चा कर रहे हैं कूलाम के नियम की। कूलाम के नियम के बाद जो आपका टॉपिक रहेगा वो एप्सिलॉन नॉट और K का ही रहेगा। इन दोनों के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। इसका मान क्या होगा, बीमा क्या होगा, और K जो माध्यम का परावैद्युतांक है इसका फार्मूला क्या होगा, इस पर क्वेश्चन कैसे लगेगा।
और ये एक ऐसी राशि है बीमाहीन है या फिर इसका कोई बीमा होता है, और अलग अलग पदार्थों के लिए कैसा क्या मान होगा इसके बारे में चर्चा करना है। तो अब यहाँ से ये जो स्टेटमेंट आपको दिए गए तीनों स्टेटमेंट को एक साथ में अगर लिख दिया जाए तो वही क्या हो जाएगा, कूलाम का नियम हो जाएगा। और ये कूलाम का नियम किसके बीच कार्य करता है, किन्हीं दो आवेशों के बीच या दो से अधिक आवेशों के बीच, या आवेश का समुदाय, समूह या सिस्टम दिया गया हो तो इसके बीच कार्य करता है। तो एक बार फिर से आप ध्यान देंगे, और इस कूलाम के नियम को यहाँ पर मैं लिखा नहीं हूँ लेकिन मैं इसको बोल दे रहा हूँ, आप आसानी के साथ याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट है यहाँ पर जो भी मैथमेटिकल रूप में दिया गया है इसी को आप लैंग्वेज के रूप में कह सकते हैं। 3 स्टेटमेंट हैं और बुक्स में जो है आपको केवल और केवल 2 स्टेटमेंट मिलेंगे। अगर तीसरा स्टेटमेंट नहीं भी लिख रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पोर्शनल को हटाने के बाद ये कांस्टेंट के रूप में जो भी मान आएगा के को आप शामिल करके लिख सकते हैं। तो 2 ही स्टेटमेंट से ही हमारा काम चल जाता है। तो 2 ही स्टेटमेंट को अगर कहना है तो आप कैसे कहेंगे कि किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है इन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, जबकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इतना ही लिख देंगे तब भी कूलाम का नियम सही है। और अगर आगे भी लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि यही वैद्युत बल जो है आवेशों के बीच के माध्यम के परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन तीनों स्टेटमेंट को एक साथ में लिख लेंगे। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट के रूप में आपको 1/4πε0 मिल जाएगा, Q1 Q2 अपान के r² हो जाएगा। इस चीज़ को यहाँ पर लिख दिया गया है, दोनों एक ही चीज़ है। ε0 को क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, और इस k को क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा और विस्तार में समझते हैं कूलाम के नियम को। जैसे कि यहाँ पर जो कांस्टेंट के रूप में आया है, जो प्रोपोर्शनल को हटाया गया 1/4πε0, तो यहाँ पर आप ये वैल्यू याद रखेंगे कि 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर ये वैल्यू होता है। इस वैल्यू को आप याद रखेंगे, क्वेश्चन वगैरह लगाने में न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। 1/4πε0 की वैल्यू कितना होगा, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब यहाँ से अगर इस वैल्यू को इसमें रख दिया जाए तो मान आपको क्या मिलेगा। अगर इक्वेशन नाम देना चाहते हैं तो इक्वेशन नाम दे दीजिए, या फिर आप इसमें जो है वैल्यू को पुट कर दीजिए, चाहे इसमें पुट कर दीजिए, दोनों एक ही समीकरण हैं। तो देयरफॉर देखा जाए तो मान कितना, इसके स्थान पर आपको मान कितना मिलेगा, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान KR²। तो यहाँ से Q1 Q2 अपान KR², बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। तो यहाँ से आप ये फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सभी कूलाम के नियम के मैथमेटिकल फार्म हैं। अब यहाँ से जो k है, इस k के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो k के लिए जो है आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना है। यहाँ से k के बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मिल जाएगा, आधे लघुत्तरीय क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, और इसी को अप्लाई करके इसको और आगे आप बना सकते हैं कई केसेस में। तो इसके लिए जो है 3 स्टेप केसेस को मैं बताने जा रहा हूँ, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि केवल यहीं तक लिख दें और कूलाम का नियम कंप्लीट हो गया। अभी कूलाम का नियम कंप्लीट तो हो ही गया है, लेकिन इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। केस फर्स्ट में हमें देखो 3 केस बनाने हैं, और तीनों केस जो है किसके बारे में रहेगा, इस k के बारे में। k वास्तव में आपको क्या बताया गया है, ये जो आवेश दिए गए थे Q1 Q2, इन दोनों आवेशों के बीच के माध्यम का क्या है, या जो भी परावैद्युत पदार्थ हो या कोई भी पदार्थ हो, कोई भी माध्यम हो, इनके बीच का क्या है, परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक है। तो अब अगर 3 केसेस में, पहले केस में क्या माना जा रहा है कि ये जो दोनों आवेश हैं, ये दोनों आवेशों के बीच कोई भी माध्यम नहीं है, या फिर अगर माध्यम के रूप में माना जाए तो वायु भी मान सकते हैं। वायु हो या फिर निर्वात, ये दोनों कंडीशन पर अप्लाई होगा। दोनों आवेशों के बीच या तो फिर वायु हो या फिर निर्वात हो, यानी कि वायु ना हो,
तब उस स्थिति में ये जो k है, इस k की वैल्यू 1 होता है। यानी कि वायु या निर्वात के लिए आप कह सकते हैं, वायु या निर्वात के लिए जो k की वैल्यू है इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यही आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मिलेगा, वायु या निर्वात के लिए k की वैल्यू कितना होगा, 1। तो यहाँ से 1, अब इसी को अप्लाई करके इसमें पुट कर दिया जाए वैल्यू, तो देखिए कितना मान मिलेगा। देयरफॉर f इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा, r² हो जाएगा, और मात्रक के साथ आप लिख दीजिए, तो ये मान क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। यानी कि इतना मान मिला। ये पहला केस हुआ। अगर दूसरे केस की बात किया जाए तो केस सेकंड, पहले केस में इन दोनों आवेशों के बीच क्या माना गया, वायु या निर्वात माना गया। अब इस केस में क्या मान लिया जाए कि यही जो Q1 Q2 था, इसके बीच में क्या है, कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है। क्या है, कोई परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ के रूप में रबर ले सकते हैं, मोम ले सकते हैं, आयल ले सकते हैं, रुई, कुछ भी जो भी आपको परावैद्युत पदार्थ के कई सारे एग्जाम्पल्स दिए गए, उन एग्जाम्पल्स में से कोई भी आप माध्यम रख सकते हैं जो कि परावैद्युत पदार्थ के रूप में माना जाए। तो अगर आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ हो तो उस समय कंडीशन क्या होता है कि परावैद्युत पदार्थ के लिए ये जो k है, जो माध्यम का परावैद्युतांक है, इस परावैद्युतांक k की वैल्यू हमेशा 1 से अधिक होता है। कहने का मतलब प्रकृति में कोई भी ऐसा डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस या इंसुलेटर नहीं है जिसकी वैल्यू k की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर हो या 1 से कम हो। हमेशा परावैद्युत पदार्थ के लिए जो परावैद्युतांक होता है उसका मान 1 से अधिक होता है, यानी कि k इज ग्रेटर देन 1। तो आप बताइए 1 का अगर 1 से ग्रेटर है तो कहने का मतलब कितना, 1.2, 1.3, 2, 4, 5, 6, 10, 50, 100, 80, 81, इतने मानों तक, मतलब 1 से अधिक ही रहेगा, 1 के बराबर या 1 से कम नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है इसका मान। तो अब बताइए अगर इस केस को यहाँ पर अप्लाई करना हो तो उस समय क्या होगा। जैसे कि अब इसमें हमको जानना है कि ये एक क्वेश्चन के रूप में आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से देता है कि यदि कोई दो आवेश हैं वो वायु या निर्वात में पहले रखे गए थे, अब अगर उनके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया तो पहले जितना बल लग रहा था और परावैद्युत पदार्थ जो रख दिया गया है तो अब भी बल लगेगा आवेशों के बीच। तो दोनों बलों की तुलना अगर करना हो तो कैसे आप करेंगे। कहने का मतलब पहले जो बल लग रहा था, यहाँ पर देख रहे हैं कि आवेशों के बीच में वायु या निर्वात हैं तो बल का मान ये मान मिला। अगर वायु या निर्वात नहीं है, कोई परावैद्युत पदार्थ है, तो उस समय अगर देखा जाए तो F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपान r², तो आप यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन जो k की वैल्यू थी यहाँ पर 1 था, यहाँ पर k की वैल्यू क्या होगा, 1 से अधिक होगा, 2, 3, 5, 8, 10 कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो बताइए अगर भाग देंगे ये वैल्यू इतना और इतना, ये क्या है, सेम है, और जितना वैल्यू आ गया, मान लेते हैं कि ये मान 100 आ गया, ये मान भी कितना है, 100 आ गया। अब बटे में देखिए k का मान जो 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है कुछ भी आप लिखेंगे। अगर 1 से भाग देना होता तो सही आ जाता, लेकिन 1 से बड़ा जैसे ही आप रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 5 ही रख दिया जाए अगर इसकी वैल्यू k का, तो बताइए कैंसिल होकर के क्या मान हो गया, 20। यानी कि पहले कितना था, 100 न्यूटन, अब कितना हो गया, 20 न्यूटन। तो कहने का मतलब कि अगर आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो उस समय उन आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वो घट जाता है। पहले स्थिति में क्या था, ये मान था, और परावैद्युत पदार्थ जैसे रखेंगे आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ये 2 चार्ज हैं, इन 2 चार्ज को कहाँ पर रखा गया है, इन दोनों के बीच में वायु है, तो इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है, अगर मान लिया जाए फॉर एग्जांपल के तौर पर कि 200 न्यूटन का बल लग रहा है, और इसके बीच में क्या करिए, एक कागज़ रख दीजिए, इसके बीच में एक कागज़ रख दीजिए, तो अब भी इन दोनों आवेशों के बीच बल लगेगा। लेकिन अब इस समय चूँकि कागज़ क्या है, परावैद्युत पदार्थ है, तो परावैद्युत पदार्थ जैसे ही रखेंगे अब इन आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। और वो मान किसके अनुसार कम होगा? के के अनुसार। के का मान जितना अधिक होगा ठीक उसी के अनुसार जो है के की वैल्यू जितना भी दिया जाएगा उसी के अनुसार डिवाइड करके कैलकुलेट करके मान आप एक्चुअल वैल्यू को निकाल सकते हैं। यानी कि पहले अगर 200 न्यूटन था, अब बीच में कागज़ रख दिया गया है, परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है, तो अब 200 न्यूटन से कम हो जाएगा, 150 न्यूटन हो जाएगा, 100 न्यूटन, 80 न्यूटन, 50 न्यूटन, 190 न्यूटन, मतलब 200 से कम ही रहेगा। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में दिया जाता है या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी मिल जाएगा। परावैद्युत पदार्थ के लिए जो के की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से ग्रेटर होगा, 1 से अधिक होगा, और यही नोट के पॉइंट में आप लिख देंगे। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आवेशों के बीच अगर कोई परावैद्युत पदार्थ स्थित हो तो उस समय आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है, ये वैद्युत बल क्या होगा? कम हो जाएगा, कम हो जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से कितने केस हुए? 2 केस हुए। इसी में अगर मैं एक तीसरा केस बनाऊं, केस थर्ड, तो केस थर्ड में क्या कह सकते हैं? अभी तो आवेशों के बीच में पहले क्या था? वायु या निर्वात। दूसरी स्थिति में क्या मान लिया गया? परावैद्युत पदार्थ। अब अगर इस स्थिति में Q1 Q2 जो है इसके बीच, आवेशों के बीच कोई धातु मान लिया जा रहा है, कोई क्या हो? कोई चालक पदार्थ हो, कोई धातु हो। धातु क्या होता है? विद्युत धारा का सुचालक या चालक होता है, जिसमें विद्युत धारा बड़ी आसानी के साथ फ्लो हो जाती है, क्योंकि चालक पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही जो है चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसीलिए जो है इनकी जो प्रतिरोधकता होती है बहुत कम होती है, और साथ ही साथ चालकता जो होती है बहुत ही अधिक होती है। अब यहाँ से हम ध्यान देंगे कि जो धातु है, तो जो धातु लिया जाएगा, कोई भी धातु हो, तो आप लिख सकते हैं धातुओं के लिए ये जो K है, इस K की वैल्यू इनफाइनाइट होता है। K की वैल्यू कितना? इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। कोई भी धातु हो, अगर आवेशों के बीच में कोई धातु रख दिया जाए तब उस समय क्या होगा? कौन सी स्थिति होगी? यानी कि आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान कितना होगा? तो आप इस फार्मूले में रख करके कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से मान रखेंगे 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R², और साथ में क्या है? K भी है, और K का मान धातुओं के लिए कितना बताया गया? K की वैल्यू इनफाइनाइट। तो जैसे ही आप यहाँ पर इनफाइनाइट रखेंगे, इनफाइनाइट का R² से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। भाग देंगे तो किसी भी संख्या में अगर इनफाइनाइट या अनंत से भाग देते हैं तो उसका मान कितना मिलता है? 0। यानी कि F= कितना हो जाएगा? टोटल वैल्यू कितना हो गया? 0 होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आवेशों के बीच में कोई भी धातु रखा हो तो उस समय आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो शून्य होगा, अर्थात कोई भी बल नहीं लगेगा। तो इस तरीके से कूलाम के नियम में 3 केस आपको बताए गए। इन तीनों केसों को आप याद रखिएगा। पहला केस क्या बताया गया कि अगर आवेशों के बीच वायु या निर्वात हो तो उस समय K की वैल्यू 1 होता है, और उसकी वैल्यू कितना आया था? F= 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R²। दूसरे केस में आपको क्या बताया गया कि कोई भी अगर परावैद्युत पदार्थ है तो परावैद्युत पदार्थ के लिए K की वैल्यू जो होता है वो हमेशा 1 से अधिक होता है, यानी K > 1। ऐसी स्थिति में आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वो कम हो जाता है। और तीसरे केस में क्या बताया गया कि धातुओं के लिए K की वैल्यू कितना होता है? इनफाइनाइट। और ऐसी स्थिति में अगर आवेशों के बीच में कोई धातु रखेंगे तो इनके बीच यानी कि आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन आप याद रखिएगा। K = 1, K > 1, K इनफाइनाइट। ये किसके लिए होता है? ये वायु या निर्वात के लिए होता है। और ये किसके लिए होगा? कोई भी परावैद्युत पदार्थ है, परावैद्युत पदार्थ के लिए कोई भी परावैद्युत पदार्थ ले सकते हैं। और ये क्या होगा? सभी धातुओं के लिए, सभी धातुओं के लिए। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरीके से कूलाम के नियम को बताया गया। अब कूलाम के नियम में जो है 2 चीज़ें आई हुई हैं। एक ε0 आया है जिसको कि निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, स्मॉल k है जिसको कि माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में